welcome to Bright Spark CSS Academy. I am Halima Sadia and today's lecture is based on common errors in grammar, and this is the third and last lecture related to pronouns. जैसे लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने प्रोनाउंस के रूल्स देखे थे, डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी, कुछ करेक्शंस देखी थी, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. तो रूल नंबर 23 पे हमने लास्ट टाइम इसको एंड किया था और रूल नंबर 24 देखते हैं अभी. रूल नंबर 24 देखें. द इनडेफिनेट प्रोनाउन वन शुड बी यूज थ्रू आउट इफ़ यूज एट ऑल. अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन क्यों कहते हैं. वन को इनडेफिनेट प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी डेफिनेट पर्सन को या किसी थिंग को या किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता, बल्कि ये वन मीन्स कोई भी हो सकता है और किसी की भी बात हो सकती है. जैसे एनीबडी या समबडी भी इनडेफिनेट है, इसी तरह से वन जो है वो भी इनडेफिनेट ही है. इसकी इनकरेक्ट एग्जांपल देखिए. वन मस्ट बी टू बिजी अबाउट द वर्क ही हैज़ अंडरटेकन. अब ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपने वन यूज़ कर लिया सेंटेंस में तो फिर आप ही या शी नहीं यूज़ करेंगे, कोई डेफिनेट प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे. फिर आगे भी अगर सेंटेंस में कहीं आपको यूज़ करना पड़े तो वहाँ पे हम फिर वन ही दोबारा यूज़ करेंगे. सो करेक्शन देखिए. वन मस्ट बी टू बिजी अबाउट द वर्क वन हैज़ अंडरटेकन. तो फिर आप आगे ये मेंशन नहीं करेंगे कि आप ही, शी, दे, देम किसकी बात कर रहे हैं, उसको फिर वन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे. रूल नंबर 25. द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड इन प्रेफरेंस टू हु और विच. क्या है कि हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन अगर दैट आया हमारे पास तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हम इसको प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू हु और विच. आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हाट. हु दैट सॉ हिम डू नॉट लव हिम. अगर हम इसको लिखते हैं हु विच सॉ हिम या हु सॉ हिम तो वो फिर कंफ्यूजिंग होता, स्ट्रक्चरली ठीक ना होता, आपको मीनिंग ना समझ आ रहा होता उसका. तो इसलिए हु दैट सॉ हिम. What is there that he does not know. अब यहाँ पे what is there who he does not know या which he does not know होता तो आपके पास दो क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते एक सेंटेंस में. तो इसलिए उस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए, स्ट्रक्चर को भी ठीक रखने के लिए और मीनिंग को भी क्लियर करने के लिए दोनों सेंटेंसेस में हमने who या which की जगह that यूज़ किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. आफ्टर two antecedents, one denoting a person and the other denoting an animal or a thing as. अब ये दैट की ही बात हो रही है, लास्ट वाला रूल ही कंटिन्यूड है यहाँ पे. और वो कौन से एंटीसीडेंट्स की बात कर रहा है? दो. अगर एक सेंटेंस में दो एंटीसीडेंट्स है, जैसे पर्सन भी है और एनिमल या कोई थिंग भी है, तो वहाँ पे भी दैट को प्रेफर करते हैं हम. दैट इज़ द वर्स्ट दैट ही कुड डू फॉर हिज एनिमी. अब यहाँ पे देखिए ही एक तो आ गया एंटीसीडेंट हमारा, और उससे पहले दैट जो है वो भी उसका एंटीसीडेंट है, क्योंकि हमने यहाँ बताया नहीं है कि वो क्या कर रहा है, हमने सिर्फ ये कहा है कि वो जो कुछ भी कर रहा है इट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग. आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री जैसे मैंने बताया भी था आपको पहले इंट्रोडक्शन जब हमने किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट डिग्री होती है. दैट इज़ द वर्स्ट दैट ही कुड डू. एग्जाम्पल देखिए. आफ्टर द वर्ड्स ऑल, सेम, एनी, नथिंग, ओनली. तो ये जितने भी वर्ड्स आएंगे उसके बाद क्या होगा कि हम दैट यूज़ करेंगे. दिस इज़ द ओनली बुक दैट इज़ बेस्ट ऑन दिस सब्जेक्ट. अब यहाँ पे किस एग्जाम्पल के साथ यूज़ हुआ है? यहाँ पे ये ओनली के साथ यूज़ हुआ है. तो इसमें से अगर कोई भी वर्ड आएगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड फ़ौरन दैट से पहले ही लगा हो, एक दो वर्ड्स पहले लगा हो, या सेंटेंस में अगर वो दैट से पहले यूज़ हो रहा है
तो फिर आप वहाँ पे उसको प्रोसीड करेंगे दैट के साथ ही। रूल नंबर 26, सम ट्रांजिटिव वर्ब्स नेवर omit द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दीज वर्ब्स आर एब्सेंट। और ये कौन से वर्ब्स हैं? अवेल, बिटेक, प्राइड, इंजॉय, एक्विट, ड्रंक एक्सेट्रा। अच्छा जी, अब जो हमारे पास दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक ट्रांजिटिव होते हैं, एक इंट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं जिसमें आपके पास आगे ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और इंट्रांजिटिव वो होते हैं कि जिनमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि नेवर ओमिट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब उसमें क्या है कि फिर हम वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वहाँ से रिमूव नहीं करते, ओमिट नहीं करते, डिलीट नहीं करते वहाँ से। एग्जाम्पल देखें इसकी, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब ये इनकरेक्ट है, क्यों? करेक्शन देखें, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो इसमें जो है ऊपर जैसे लिखा है ना कि नेवर ओमिट, कभी भी ही डिलीट नहीं करते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो यहाँ पे भी आप देखिए करेक्शन में हमने ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी हमने मेंशन किया है कि किसने ओमिट नहीं की अपॉर्चुनिटी। Rule number 27, some transitive verbs are regarded as intransitive by the omission of the reflexive pronoun। अब वो कह रहे हैं कि कुछ transitive verbs ऐसे होते हैं जो कि intransitive में चेंज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें आगे फिर ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता, और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो हम उसमें उनको डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। These verbs are burnt, close, dash, feed, begin, spread, bathe, steal, stop, open, betake, rest, burst, roll, hide, turn, drop, etc। अभी सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें क्या होगा कि हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इंट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जाम्पल देखिए, इनकरेक्ट क्या है? ही ओपन हिमसेल्फ द डोर, ही ओपन द डोर। अगर हम लिखें ही ओपन हिमसेल्फ द डोर, तो वो एक ऑब्वियस सी बात है। अगर जैसे लिखा हुआ है कि ही ओपन हिमसेल्फ द डोर, तो जब ऑब्वियसली अगर हम कहते हैं कि somebody open the door और open the window और open the book, तो ऑब्वियसली हमें पता होता है कि हम खुद ही ये काम कर रहे हैं, इसलिए फिर वहाँ पे हिमसेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो इनकरेक्ट है। Rule number 28, a reflexive pronoun alone cannot be subject of a verb, it must be preceded by a noun or pronoun। अब क्या है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी अकेले नहीं यूज़ कर सकते, वो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ इस तरह की बात करते हैं तो उससे पहले कोई ना कोई मेंशन करना ज़रूरी है कि ये कौन है, हु इज़ दैट पर्सन, और जो जिसकी भी हम बात करें तो उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। हिमसेल्फ केम हियर, हिमसेल्फ केम हियर इज़ रॉन्ग, ही हिमसेल्फ केम हियर, दैट इज़ करेक्ट। तो इस तरह से आपने उसको अलोन कभी भी यूज़ नहीं करना। Rule number 29, which conveys additional information, somewhat new, and that merely explains and defines a certain thing or statement। तो which जो है क्या करता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और वो उसमें क्या लिखा हुआ है कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई भी ऐसी नहीं होती जो कि आप कहें कि इट इज़ न्यू, बल्कि वो क्या होगी, वो कुछ ना कुछ उसी से ही रिलेटेड होगी। जो आप पीछे बात कर रहे होंगे वो उसी को थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके इन्हांस करके बता रहे होंगे। ब्रिंग द फाइल विच आई गेव यू यस्टरडे, दैट इज़ माई बुक, प्लीज़ पास इट। अब चाहे वो विच है या दैट है, दोनों देखें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे हुए हैं, तो दोनों ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे किसी भी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड, किसी भी प्रीवियस इंसिडेंट, किसी भी प्रीवियस बात से रिलेटेड। रूल नंबर 30, a pronoun used as subject should not be separated from its verb if possible। यानी कि अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट ही प्रोनाउन से कर रहे हैं और वो स्टैंड कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो फिर कोशिश ये करें कि आप उसका जो नाउन है वो फ़ौरन उसके बाद ही लिख दें, उसको चेंज ना करें, मतलब उसको कहीं दूर ले जाके ना लिखें। हो सकता है कि वो उसका मीनिंग चेंज कर दें या उसको थोड़ा एम्बिगुअस, थोड़ा कन्फ्यूजिंग बना दें। शी वॉन्टेड टू मीट मी इन द पार्किंग लॉट, अब हमने शी के बाद फ़ौरन वॉन्टेड लिख दिया क्योंकि शी जो था वो उसका सब्जेक्ट था। आई एम द वन हु नीडेड योर कंपनी एट द पार्टी, अब आई के बाद एम जो है वो भी वर्ब है और नीडेड जो है वो भी वर्ब है, तो दोनों जो है आप देखें वो क्लोज ही है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। रूल नंबर 31, none is used in a singular when it's point to a material noun। None is used in the singular or plural form when it points to person or common nouns। तो अब दो यूजेस दिए हुए हैं उन्होंने नन के। अगर तो मटेरियल नाउन है, जैसे कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई बिल्डिंग मटेरियल हो सकता है, कोई ईटिंग, मेकिंग, किसी भी चीज़ का मटेरियल हो सकता है, अगर वो उसके लिए यूज़ हो रहा है
तो फिर क्या होगा, वो सिंगुलर में यूज़ होगा। अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे यूज़ हो एज अ पर्सन और सम अदर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा कि हमने उसको कैसे यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स देखें, आई वॉन्ट सम फ्लावर, देयर इज़ नन इन द बैग। फ्लावर जैसे आटा होता है, मैदा वगैरह ऐसी चीज़ें, तो वो मटेरियल है, मेकिंग कुकिंग बेकिंग मटेरियल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंगुलर यूज़ किया, क्योंकि ये इस तरह के नाउन्स होते हैं जो कि कलेक्टिव होते हैं और इनकी फॉर्म्स हमेशा इसी तरह रहती हैं। तो इस वजह से हमने उसको सिंगुलर में यूज़ किया। इज़ देयर एनी मैसेज फॉर मी, नो देयर इज़ नन। अब क्योंकि पीछे इज़ लगा हुआ था और सेंटेंस पूरा सिंगुलर मीनिंग ही कन्वे कर रहा था, तो हमने उसको एज सिंगुलर ही यूज़ किया। नन बट द हार्ड वर्किंग डिज़र्व्स दी अवार्ड। अब यहाँ पे भी हमने इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया, तभी हमने डिज़र्व्स लगाया। अगर हम एस ना लगाते तो वो शो करता कि ये मोर देन वन पर्सन की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म्स की बात हो रही है। डू यू वॉन्ट एप्पल्स, देर आर नन इन द बास्केट्स। अब यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ, क्यों, क्योंकि पीछे एप्पल्स ऑलरेडी प्लूरल थे, तो हमने फिर उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आगे भी जो यूज़ किया उसको भी प्लूरल में ही यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पे हमारे रूल्स ख़त्म हो गए। अब हम देखते हैं कि कुछ जो हमने रूल्स पहले भी पढ़े थे और आज भी पढ़े हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं और वो करेक्शंस के साथ यहाँ पे गिवन है।